might be in a single order or might be in a concurrent process. तो हो सकता है कि एक जो शेड्यूल है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा शेड्यूल एग्जीक्यूट होगा, या फिर एक शेड्यूल एग्जीक्यूट हो रहा है तभी दूसरा शेड्यूल एग्जीक्यूट होगा, एट द सेम टाइम पहला भी शेड्यूल एग्जीक्यूट होगा. सो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होगा या फिर सीरियल एग्जीक्यूशन होगा, बट इट कम अंडर द शेड्यूल. तो शेड्यूल में क्या होगा, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस होंगे. सो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अंडर द वन ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ शेड्यूल. And schedule is must when there is a more than one transaction is there or more than one instruction of the transaction is there. अगर आपके पास let's say यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, I want to transfer 50 rupees from account A to B. ये जो पहला ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा होगा T1, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 50 rupees will be transfer from account A to account B. तो मेरा ये हो गया एक ट्रांजैक्शन. उसके अंदर हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं. सो दैट मल्टीपल स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ शेड्यूल. सो ये मेरा T1 शेड्यूल, उसके अंदर ये 7 स्टेटमेंट. ये मेरा T2 शेड्यूल, उसके अंदर ये 7 or 8 स्टेटमेंट्स आर देयर. सो लाइकवाइज द शेड्यूल कैन बी रिप्रेजेंट इन एन एग्जाम्पल. तो इसके आगे आप जब भी शेड्यूल रिप्रेजेंट करोगे या फिर लिखोगे तो उसको आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, इन कॉलम वाइज. फर्स्ट कॉलम इज फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, देन सेकंड ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन. ऐसे भी हो सकता है इसका सीक्वेंस हम शफल कर सकते हैं. तो बहुत बार ट्रांजैक्शन T2 हम पहले लिख सकते हैं, फिर T1 लिखते हैं. जस्ट मिनट, अगर होगा अपने पास तो वो देखेंगे. हाँ, सिमिलर लाइक ये दूसरा शेड्यूल है, उसमें क्या हो रहा है, पहले T2 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T1 ट्रांजैक्शन हो रहा है. ऑपरेशन वही हो रहा है जो पहले एग्जाम्पल में हो रहा है शेड्यूल 1 के अंदर, वही प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को शफल किया है. पहले T2 एग्जीक्यूट होगा, फिर T1 एग्जीक्यूट होगा. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझेंगे हम, फिर टाइप ऑफ शेड्यूल में जाएंगे. T1 जो फर्स्ट शेड्यूल है, सॉरी शेड्यूल 1, उसके अंदर T1 इज अ ट्रांजैक्शन. उसके जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद T2 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे. सेकंड शेड्यूल में पहले T2 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, फिर T1 के एग्जीक्यूट होंगे. इफ वी परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शन, अगर स्टूडेंट 1 ने परफॉर्म किए शेड्यूल 1 और स्टूडेंट 2 ने परफॉर्म किए शेड्यूल 2, will it be difference between that two transaction? No. At the end output will be same. अगर मैं पूरा शेड्यूल एग्जीक्यूट करूंगा तो जो मुझे शेड्यूल 1 में आउटपुट आया वही मुझे आएगा शेड्यूल 2 में आउटपुट. सो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन इफ आई शफल दिस शेड्यूल. Now we'll move ahead for the type of schedule. What different type of schedules are there? Because every time all instructions are not going to be execute sequentially. नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं फिर उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा. इन बिटवीन भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन T2 स्टार्ट हो सके. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न अ टाइप ऑफ शेड्यूल. तो उसके लिए अलग अलग शेड्यूल्स है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूल इज सीरियल शेड्यूल और वी कैन से सीरियल एग्जीक्यूशन. यहाँ पे जो दिख रहा है शेड्यूल दैट इज अ सीरियल एग्जीक्यूशन. कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, देन द सेकंड ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी स्टार्ट. तो इसमें क्या होगा, पहला शेड्यूल कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा सीरियली, फिर होगा स्टार्ट T2 सीरियली. सो दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज अ सीरियल एग्जीक्यूशन और सीरियल शेड्यूल. Second type of transaction or schedule is concurrent execution. Simultaneous execution of the instruction is called as concurrent schedule. तो concurrent schedule किस तरीके से होता है, this is called as concurrent schedule. पहले क्या हुआ, certain instructions of T1 are going to be execute, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन T2 के एग्जीक्यूट हुए, फिर से T1 के एग्जीक्यूट हुए और फिर से T2 के एग्जीक्यूट हुए. सो सच अ टाइप ऑफ शेड्यूल इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन और कॉन्करेंट शेड्यूल. जिसमें क्या होगा, T1 के कुछ इंस्ट्रक्शन फिर T2 के कुछ इंस्ट्रक्शन, हो सकता है T3 भी हो सकता है, T4 भी हो सकता है. सो देयर माइट बी अ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट sequentially, but after performing sequential execution it comes to the concurrent. फिर से T1, फिर से T2, फिर से T3 likewise. So concurrently it shuffle from one transaction to another transaction. That type of schedule is called as a concurrent execution or concurrent schedule. समझ गए सबको दोनों में डिफरेंस, पहले सीरियल एंड कॉन्करेंट में? Yes, sir. Now what exactly the problem between this type of schedule वो हम देखेंगे. It's very easy to understand the type of schedule, but there are certain problems, certain disadvantages and advantage of this two type of schedule. So एक हम यहाँ पे
So as I discussed, there are two type of schedule. The first one is serial schedule and second one is concurrent schedule. Serial schedule and concurrent schedule. Serial schedule execute complete instruction, concurrent shuffle the sequence from one transaction to another transactions. So what are the benefits, or we can say the advantage of this two different type of transaction? In serial execution, it is very comfortable to understand. Once it complete all the transaction related to one transaction, then it shuffle to the second transaction. तो यहाँ पे सीक्वेंस ही फॉलो होगा, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा. जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होंगे. दैट इज अ सीक्वेंशियल. दैट इज ओनली द एडवांटेज. द सीक्वेंस इज बीन फॉलो एंड द डिफरेंट ट्रांजैक्शंस इज नॉट बीन कंसिडर इन द सीरियल शेड्यूल. So that is the advantage. And the different type of advantage in the concurrent execution. यहाँ पे concurrent execution. This is the concurrent type of schedule where the first transaction, second transaction, some part, first transaction, some part, and second transaction, some part. So what are the advantages of this concurrent execution? Whether this is visible to all, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Good. So ये concurrent schedule में क्या होगा? It will reduce the waiting time. क्या होगा कि ये शेड्यूल एग्जीक्यूट, ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा सेकंड ट्रांजैक्शन का. सो रिड्यूस द एक्सेस टाइम और वेटिंग टाइम. पहले इसमें क्या होता था सीरियल में, जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा. सो द वेटिंग टाइम इज मोर इन द सीरियल शेड्यूल, while in the concurrent schedule waiting time is less. So we can easily access the instruction of both transaction as early as. So it will reduce the waiting time. So it will reduce waiting time. That is the first advantage. Second advantage is it will improve the resource utilization. Okay, let's say T1 is accessed by one of the employer, T2 is accessed by another employer, T3 is accessed by another employer. So three different employers are accessing the data. So definitely it will improve the resource utilization. So what are the resources are there that has been efficiently utilized under this concurrent execution? While in the serial execution, it executes all the transactions of the first schedule and then it comes to the second schedule. So that are the advantages of concurrent execution of transaction or concurrent schedule. Now moving ahead, what type of problems that may occur in the concurrent execution of transactions? There are different types of problems are also occur in the type of transaction. What different kinds of problems? So every schedule is having certain disadvantages and that we have to overcome. So अगर यहाँ पे तो देखेंगे नहीं तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे. हाँ, yes, there is a problem in the schedule. तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ different types of problems. So we'll discuss the first type of problem. Let it be T1 is a transaction. Just a minute. हाँ सर, हाँ सर, हॅलो, हाँ लेक्चर चालू आहे सर, लॅब इकडं सरांच्या इथे. T2 is another transaction. Try to understand this problem which we need to be solved in the concurrent execution. So I'm just writing the two transactions T1 and T2. So first I'm going to read the data of A. I just going to read the data of A and then I'm going to add the 50 rupees or subtract the 50 rupees from account A minus 5 rupees I'm going to subtract. This is only the two instruction that I'm going to write, and then I'll perform some transaction in the T2. Read A, again उसमें कुछ अमाउंट हम ऐड करेंगे. A is equal to A plus 10 और उसके बाद हम वैल्यू को राइट कर देंगे, राइट इनटू A. तो जो भी वैल्यू ऐड होगा वो हम करेंगे राइट. सो वंस द वैल्यू ऑफ A is right,
देन आई राइट ए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए वो पहले मैं बताता हूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। सो T1 is at, this is one of the schedule, huh? Every transaction come with one schedule. So this is one schedule having two transaction T1 and T2. तो पहले क्या होगा, रीड ए, उसके बाद ए से 5 रुपीज सब्सट्रैक्ट किया हमने, फिर हमने स्टार्ट किया एग्जीक्यूशन ऑफ T2 बिकॉज देयर इज नो इंस्ट्रक्शन आफ्टर दिस। तो इसने रीड किया ए का डेटा, फिर ए में +10 कर दिया और राइट कर दिया ए को। बट यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट करने के बाद राइट नहीं लिखा हुआ है, दैट इज नीड टू बी written here so that the amount is get reflected, but that instruction is been written after execution of T2. So there is a write. Two write operations are not allowed in the schedule. We cannot perform write operation in other transaction, sorry, write operation in T2 transaction and then write operation in T1 transaction. So immediate write is not allowable in the concurrent execution, which is the drawback. सबको समझ गया पहला ड्रॉबैक, राइट conflict is not allowed because both the transactions are having certain values and once we perform the operation definitely that will give the inconsistent value. तो उसमें कुछ भी consistent value हमें नहीं मिलेगा। सो राइट ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। तो ये राइट कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे। समझ रहे सबको ये? Yes, sir. So write conflict will give the inconsistent database output, which is not at all tolerable in the database operation. So this write is not allowed. So the first drawback, write conflict is not allowed. Write conflict is not allowed. Moving ahead, second type of conflict, read write. Someone is reading the data of first transaction, at the same time someone is writing the data into the transaction, which is also not allowable. How to see the execution of that second type of drawback? ये मेरे दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2, और यहाँ पे मैं लिखता नहीं वापिस, यहाँ से उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये दो इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दी। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू इंस्ट्रक्शन there is a one instruction read A into the second transaction. This first two instruction as it is from this T1, and then T2 is having read A and then I am going to perform write A. तो फिर से वही हो रहा है कि जो डेटा हमने रीड किया उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, immediately I am not going to write it and then I read that data into A, which is also not allowable because ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिख के देखा था मैं आपको, रीड ए इक्वल टू A-5, तो यहाँ पे वो जो वैल्यू सब्सट्रैक्ट हुए वो अभी तक डेटाबेस में राइट नहीं हुआ है। सो इट इज इन इनकंसिस्टेंट स्टेट, और एट द सेम टाइम अनदर यूजर वांट टू एक्सेस दैट डेटा। तो फिर उसको कौन सा वैल्यू एक्सेस होगा? लेट्स से आई जस्ट पुट द वैल्यू ए के अंदर 100 है, द वैल्यू विच इज इनसाइड ए इज 100, तो वो रीड होगा ए 100 पहले, फिर यहाँ पे वो सब्सट्रैक्ट होगा, तो अभी ए में क्या है 95, बट विच इज अ टेम्पररी, इट इज सब्सट्रैक्टेड बट नॉट बीन रिटर्न ऑन द अकाउंट ए, तो 95 ए के अंदर स्टोर होगा। If at the same time some other user want to access or other employer want to access the transaction read A, तो वहां पे वो फिर से 100 ही एक्सेस होगा, 95 एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो राइट नहीं हुआ है। सो दिस रीड एंड राइट कन्फ्लिक्ट इज नॉट अलाउड। पहले वो राइट होना चाहिए, उसके बाद ही हम रीड कर सकते हैं। अगर वो राइट नहीं हुआ है तो हम उसको रीड नहीं कर सकते। जनरल नॉर्मल प्रोसेस हम लोग जैसे फॉलो करते हैं, जैसे कि हम बाइक का की तभी यूज करेंगे जब हम की को ऑन करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर देयर। अगर मैंने रीड नहीं किया है, राइट नहीं किया, तो मैं रीड नहीं कर सकता। अगर मैं एक जगह पे राइट कर रहा हूँ तो दूसरे जगह पे राइट नहीं कर सकता। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑकर इन द कॉन्करेंट शेड्यूल। एंड थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज एग्जैक्ट अपोजिट। अगर राइट कर रहा हूँ और फिर रीड कर रहा हूँ तो ये भी अलाउड नहीं। सो दिस थ्री टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर इन द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। तो तीनों प्रॉब्लम सबको समझ गए?
Yes, sir. I just repeat in a minute. Schedule is a set of transactions. उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ शेड्यूल. शेड्यूल के दो टाइप होते हैं, पहला सीरियल, दूसरा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. सीरियल शेड्यूल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे सिक्वेंशियली और वो एग्जीक्यूट होंगे वन आफ्टर अनदर. Once we complete all the transactions of the T1, then we'll move for T2. That type of schedule is called as serializable schedule or serial schedule. Coming to the concurrent execution or concurrent schedule. In a concurrent schedule, at the same time, we can execute multiple transactions concurrently. That schedule is called as a concurrent schedule. उसमें क्या होगा, आपका वेटिंग टाइम रिड्यूस होगा, आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, थ्रूपुट इज इंक्रीज्ड इन दैट. But there are certain drawbacks. These three drawbacks are there in a concurrent execution. तो पहला drawback है write write operation is not allowed, read write operation is not allowed, write read operation is not allowed. तो फिर आप बोलोगे सर फिर ऑपरेशंस कौन से अलाउ है. तो पहले अगर मैं रीड करता हूँ तो मुझे राइट करना मैंडेटरी है, ये सीक्वेंस. अगर ये करता हूँ मैं तो इट इज परफेक्टली अलाउएबल इन द वन ट्रांजैक्शन. तो T1 में मैं रीड करूंगा, T1 में मैं राइट करूंगा. यहाँ पे क्या होगा, T1 में रीड हो रहा है, T2 में राइट हो रहा है, T1 में राइट हो रहा है, T2 में रीड हो रहा है. ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स अ कॉन्करेंट. हमें दोनों कंप्लीट करने होंगे एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, देन एंड देन इट इज अलाउएबल. अगर मैंने राइट कर दिया है तो फिर मैं नेक्स्ट T2 ट्रांजैक्शन में रीड कर सकता हूँ. अगर मैंने राइट नहीं किया हुआ है और फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, देन इट इज कॉन्फ्लिक्ट, इट इज नॉट अलाउएबल. So hope you understand this type of conflicts are there in the concurrent schedule. Make sure that you need to understand, because we have to solve the problem as good as we have to identify this schedule is serializable or it is a concurrent schedule. If it is a concurrent, what type of conflicts are there, वो हमें ढूंढना है इसमें. हाँ, so it's not a theory part, we have to solve some example based on this concept. तो यहां तक किसी को डाउट है तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे. नो डाउट्स, सो विल मूव अहेड फॉर अ नेक्स्ट पार्ट. किसी को डाउट नहीं, फाइन. तो वी डिस्कस अबाउट द शेड्यूल, टू टाइप ऑफ शेड्यूल, सीरियल, concurrent, having three problems, three conflicts. Write write is the one of the conflict, read write is in another conflict, and opposite write read is another conflict. So we identify the schedule, type of schedule, and there is a problem of conflict. So how to remove that conflict, because I want to complete the transaction. मुझे क्या करना है, ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए. अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है तो दैट शुड बी रिजॉल्व. तो उसको रिजॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो ये हो गया यहाँ तक फंडामेंटल ऑफ शेड्यूल. ये जो पार्ट है ये फंडामेंटल ऑफ शेड्यूल. अभी हम इसको एक्सटेंड करेंगे एप्लीकेशन बेस पे. तो वो जो शेड्यूल हमने डिस्कस किया है सीरियल एंड कॉन्करेंट, उसको किस तरीके से ये सॉल्व करेंगे कन्फ्लिक्ट, उसको देखेंगे अभी हम एप्लीकेशन पार्ट में. तो आगे हम देखेंगे. Once we identify the conflict, now we have to remove the conflict. Before going to remove the conflict, we need to make sure that the schedule is serializable. So whether it is conflict serializable or view serializable. So now two different concepts has been included in the schedule. Serializability. In the serializability schedule, two types are there: conflict serializable and view serializable. इसका हम लेंगे डिटेल theoretical part. Schedule, serial, concurrent, three conflicts are there. Then next part of the schedule is serializability. In the serializability, two types are there: conflict serializable and view serializable. So when we talk about any schedule, अभी आपके पास क्या होगा, एक शेड्यूल. By looking to the schedules, we need to identify whether it is conflict serializable or whether it is view serializable.
वो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है. बट बिफोर मूविंग अहेड ऑफ द टाइप ऑफ शेड्यूल, we need to understand what is serializability, what is conflict serializable, what is view serializable. ये तीन टर्म हम देखेंगे और फिर उसके एग्जांपल. और ये पूरा का पूरा जो आइडिया है ये conflict रिमूव करने के लिए चल रहा है. हाँ, we identify the problem and to provide the solution to the problem. Schedule is serializable. In the serializable, conflict serializable and view serializable. So what is mean by serializability? It's like a same what we discuss in the serial schedule. In a serial schedule, all the instructions are executed one after another. That type of schedule is called as a serial schedule. But in serializable, concurrent execution is allowable because problem is identifying the concurrent execution. So the difference between serial schedule and serializable schedule is serializable schedule execute concurrent instruction. तो इसके आगे अभी हम जो भी पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. तो सीरियल शेड्यूल बहुत ही लिमिटेड है. समझ गया होगा आप लोगों को भी कि सीरियल शेड्यूल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली. तो एग्जाम में भी ये पार्ट नहीं आएगा. तो यही से एग्जाम में स्टार्ट होगा एग्जाम्पल किसी एक पार्ट पे. या तो आप कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना है या फिर उसको सीरियलाइजेबल है तो फिर कॉन्करेंट या व्यू सीरियलाइजेबल भी ढूंढना है. सो सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज अ शेड्यूल और अ ट्रांजैक्शन विच एग्जीक्यूट concurrently, as well as it keep the data in a consistent state. So data loss is not there and the data isolation properties achieved in the serializable schedule. So that type of schedule is called as serializable schedule. And there are two different type of serializable, that is conflict serializable and view serializable. तो अभी हम देखेंगे what exactly the conflict serializable and what exactly the view serializable schedule. So यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ सर. No, sir. So as I said, the conflict serializable and view serializable. So first we'll discuss the conflict serializable schedule. Now certain properties are there about the conflict serializable. We already identify the three different type of conflicts. ये conflict आप लोगों को अभी ध्यान में रखने होंगे इसके आगे. और based on that three conflicts we have to solve the example. Now let it be there is a schedule which may have certain instruction. अभी आपके पास एक शेड्यूल होगा, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे भी. conflict and view serializability इसका एग्जांपल होगा तो हम देखेंगे. So we have this schedule having the read write. Okay fine, ये शेड्यूल हमें चलेगा. शेड्यूल 3 we'll discuss. Now what are the properties of conflict serializable? These three type of conflict serializable there. Out of that, one example it may possible that एक conflict हो सकता है या फिर दो conflict हो सकते हैं या फिर तीनों हो सकते हैं. But definitely there should be a one conflict in the serial. तो वो कौन सा भी एक हो सकता है. राइट का हो सकता है, रीड राइट का हो सकता है या फिर राइट और रीड का हो सकता है. तो ये जो एग्जांपल आपको दिया होगा एग्जाम में, यू हैव टू आइडेंटिफाई which type of conflict is there in the schedule and how to remove that conflict. उसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे. तो रिमूव करेंगे मतलब क्या कि आप डिलीट नहीं कर सकते. रिमूव का मतलब डिलीट नहीं होगा यहाँ पे. जैसे मैंने बोला कि आपको conflict रिमूव करना है तो आपको इंस्ट्रक्शंस डिलीट नहीं करने, आपको ऑपरेशन डिलीट नहीं करने. You need to identify the conflict location and make it the appropriate changes in the schedule so that it should not be a conflict serializable. It is non-conflict instructions. तो वहाँ पे conflict हमें remove करना है. That is come under the conflict serializable. तो समझ गए conflict serializable करना क्या है हमें. remove का मतलब delete नहीं. हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है. modification of the location of the statement आपको modify करना है. या तो उसको शिफ्ट करना है T2 में या तो उसको शिफ्ट करना है T1 में या फिर उसका T1 का सीक्वेंस शफल करना है. इस तरीके से कुछ करके हम उसको प्रॉपर ऑर्डर में पुट कर सकते हैं. क्लियर है सबको? Yes, sir.
तो अभी हम इस एग्जाम्पल के बाद बारे में डिस्कस करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शेड्यूल 3, यहाँ पे उन्होंने नेम दिया है. सो विल टेक दिस एग्जाम्पल और देखेंगे उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं. सो टॉकिंग टू द शेड्यूल, वेदर इट इज अ सीरियल और कॉन्करेंट, कौन बताएगा अभी? है क्या सीरियल है कॉन्करेंट है? एनीवन? शेड्यूल 3 क्या है हमारा, सीरियल शेड्यूल है या कॉन्करेंट शेड्यूल है? concurrent, कॉन्करेंट. तो पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना, बेसिक स्टेप. ये तो पहले शेड्यूल है बिकॉज उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन है. तो ये शेड्यूल आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपको टाइप आइडेंटिफाई करना है. तो कौन सा टाइप होगा? कॉन्करेंट. क्यों कॉन्करेंट? बिकॉज वन आफ्टर अनदर, T1 के बाद T2 है, फिर से T1 है, फिर से T2 है. तो ये जो मेरा शेड्यूल 3 यहाँ पे लिखा हुआ है वो मेरा कॉन्करेंट है. तो यहाँ तक तो मैं क्लियर हूँ कि मेरा कॉन्करेंट है. फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांजैक्शन से. अगर यहाँ पे T2 होता तो मैं T2 से स्टार्ट करता, यहाँ पे T3 होता तो मैं T3 से स्टार्ट करता. लेकिन यहाँ पे अभी दिया हुआ है T1 ट्रांजैक्शन. तो हमें देखना है कि T1 ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं पहले. अगर आप देखोगे ट्रांजैक्शन T1 के अंदर वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, रीड ए, राइट ए. मैंने जस्ट ओपन किया कि रीड में क्या डेटा है और उसको राइट कर दिया एज इट इज. सो द ट्रांजैक्शन इन T1 फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन रीड एंड राइट ऑन ए. तो ए के ऊपर ऑपरेशन हुआ रीड, ए के ऊपर ऑपरेशन हुआ राइट. एट द सेम टाइम विल गो फॉर अ T2 ट्रांजैक्शन. तो T1 परफॉर्म हो रहा है, at the same time we'll go for a T2. In a T2 the same read write instructions are there which is also performed on A. So concurrently these transactions are performed read and write on A. यहां तक क्लियर है सबको कि वो रीड हो रहा है राइट हो रहा है? परफेक्ट है, रीड हो रहा है राइट हो रहा है, लेकिन सेम डेटा आइटम पे ए के ऊपर हो रहा है. नाउ if you move here for again T1 transaction, it again perform read and write on second item, that is B. So it completely perform transaction T1 again which is read and write B. Again it goes to the T2 transaction. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो read B, write B. So it is very in a clear sequence that order of read write is follow. पहले read हो रहा है, फिर write हो रहा है, फिर read हो रहा है, फिर write हो रहा है. Clear सबको? read write on the same data item. So whether there is a conflict or not, that we need to understand. तो अगर मैं राइट कर रहा हूँ फर्स्ट डेटा आइटम ए के ऊपर, सो कैन आई परफॉर्म रीड? राइट एंड रीड इज अलाउड? एनीवन? देखो यहाँ पे मैंने लिखे हुए तीनों. not allowed, हाँ, not allowed. So I am using the same data item which is in the transaction T1 which is write A and transaction T2 again read A, which is not allowable in a conflict serializable because it create the conflicts. So just we identify the conflicts only, but how to resolve the conflict that we'll discuss afterward. So first I just say that this is one of the conflict. I'm not 100% sure this is the conflict. तो अभी तक हमने just identify conflict है क्योंकि these are the 3 properties और based on that I identify this is one of the conflict. उसके बाद यहाँ पे शायद से राइट रीड का ही, राइट रीड ये भी एक है, राइट रीड conflict यहाँ पे नहीं है. तो ठीक है, ये तो मैंने आइडेंटिफाई conflict है. तो conflict is based on this write and read operation. Talking about schedule 6, यहाँ पे जो शेड्यूल 6 दिया है अगेन विल मूव हेड वेदर इट इज सीरियल और कॉन्करेंट. serial, Very good. It is a serial schedule because all instructions of T1 are going to be executed and then T2 is going to be executed completely. So it is a serial schedule. If it is a serial schedule, then there is no issue of conflict.
because all instructions of first transaction complete and then it comes to the second transaction. So schedule 6 में कोई भी conflict नहीं होगा. Now the problem statement is that we need to convert this serial schedule into concurrent schedule. We need to convert this serial schedule into concurrent schedule. इसको हमें करना है concurrent में convert. That is the problem statement. So whatever the instructions are given to us, we have to convert into concurrent execution. तो इसको किस तरीके से concurrent execution में हम convert करेंगे? That is the problem statement. तो बस यहां तक अगर आपका क्लियर होगा तो फिर अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ का पार्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. शेड्यूल हम इसको बोलते हैं, उसके दो टाइप है, एक सीरियल है एक कॉन्करेंट है. सीरियल में एक पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो उसको हम सीरियल बोलते हैं. कॉन्करेंट में वो इन बिटवीन स्विच होगा, ए टू बी, बी टू ए लाइकवाइज, या फिर T1 टू T2, T2 टू T1 लाइकवाइज, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट शेड्यूल. वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. उसके बाद उसके तीन कन्फ्लिक्ट है, राइट राइट, रीड राइट एंड राइट रीड. अगर इन तीनों में से कोई भी एक कन्फ्लिक्ट आता है तो दैट शेड्यूल इज कॉल्ड एज अ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल. यहां पे हमें अभी वो कन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई होने के बाद उसको किस तरीके से हमें रिमूव करना है, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट शेड्यूल इनटू नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. क्लियर है सबको अभी यहां तक का पार्ट? तो फिर हम लेंगे सॉल्यूशन. अभी किसी को डाउट है यहां तक? No. तो अभी ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वाज यूनिवर्सिटी आस्क एग्जांपल. Schedule 3 and 6 has been asked in the university examination for 5 marks, and the question was whether following schedules are conflict serializable or not. Consider the following schedule, sorry, check whether the following schedules are conflict serializable or not. If it is, justify your answer. तो हमें ये देखना है ये शेड्यूल conflict serializable है या नहीं. तो आपको क्या लगता है conflict serializable है या नहीं? शेड्यूल जो हमारा S6 है, यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग किया है, S6 इज अ सीरियल शेड्यूल. तो सीरियल शेड्यूल में कंफ्लिक्ट होता है क्या? No, sir. No. No. तो ये तो कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है बिकॉज इट्स अ सीरियल शेड्यूल. तो इट्स अ वेरी क्लियर कट. इतना भी आप लोगों को समझ गया तो भी 2 मार्क्स मिलने वाले, लेकिन स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन करते हैं. तो ये बहुत क्लियर कट है. शेड्यूल 6 इज अ सीरियल शेड्यूल. अगर सीरियल है तो उसमें कोई भी कंफ्लिक्ट हो ही नहीं सकता. आई एम क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. हाँ. Sir. क्लियर सबको? ओके. लेकिन सभी एग्जाम्पल एक जैसे दिखते हैं एग्जाम में. यही 4 इंस्ट्रक्शन होते, यही 4 इंस्ट्रक्शंस होते हर एक एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो डेटा आइटम्स है वो शफल होते बहुत बार. अगर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल चेंज करता हूं तो भी ये शेड्यूल कंफ्लिक्ट हो जाएगा सीरियल होके भी, क्योंकि सीरियल में क्या देखते हैं हम, 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट फ्रॉम T1, ऑल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट फ्रॉम T1 एंड देन ऑल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम T2. अगर मैंने यहाँ पे रीड ए के बाद राइट बी कर दिया तो वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा. हाँ, सीरियल शेड्यूल नॉर्मली कंफ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन ही गलत लिख दिए तो वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे रीड ए कर दिया और राइट बी कर दिया तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा. रीड ए कर दिया और राइट बी कर दिया तो वो कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा. अगर मैं इंस्ट्रक्शन शफल करता हूं तो फिर हो जाएगा कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. ये ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत बार एग्जांपल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते. 99% एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं. तो मेक श्योर दैट रीड एग्जांपल प्रॉपरली. ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली रीड करो और फिर उसको सॉल्व करो. तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि पहले हो रहा है रीड फिर हो रहा है राइट, रीड फिर राइट. इट इज अलाउएबल. रीड फॉलोड बाय राइट, रीड फॉलोड बाय राइट अगर ये तो फिर कंफ्लिक्ट नहीं होता. अगर सेम डेटा आइटम है तो हाँ, अगर ए पे रीड कर रहे हो और बी पे राइट कर रहे हो तो फिर वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा. तो ये शेड्यूल 6 का पूरा डिस्कशन खत्म. वो सीरियल शेड्यूल है और उसमें कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है. इतना भी अगर करते हो तो इसको आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 5. ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स का काम खत्म हो गया. और एक ही लाइन में लिखना है. सॉल्व करने का भी तरीका बहुत ईजी है. आपको किस तरीके से लिखना है, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, ये शेड्यूल आपको दिया होगा,
यू हैव टू ड्रॉ दिस शेड्यूल ऑन अ पेपर, योर आंसर शीट, और उसके बाद आपको लिखना है उसका शेड्यूल का नंबर आप दे सकते हो, अगर नंबर उन्होंने दिया है तो यू हैव टू फॉलो दैट नंबर, अगर वहां पे नंबरिंग नहीं है तो आपको एक शेड्यूल का नंबर करना है, 1 2 3 4 आप कुछ भी कर सकते हैं, और फिर आपको लिखना होगा S1 इज ए शेड्यूल और उसका टाइप, ये हो गया S1 इज ए शेड्यूल। दो ही टाइप है आपके पास, या तो सीरियल या फिर कॉन्करेंट है, तो आपको लिखना है S1 इज ए शेड्यूल विच इज अ सीरियल शेड्यूल, S1 इज अ शेड्यूल विच इज अ सीरियल शेड्यूल, और फिर आपको लिखना है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन T1 एंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन T2, क्योंकि कंफ्लिक्ट हमें दोनों जगह पे ढूंढना है, T1 में कंफ्लिक्ट या T2 में कंफ्लिक्ट है। तो T1 में क्या होना चाहिए, पहले रीड होना चाहिए और राइट होना चाहिए। सो फर्स्ट इट विल रीड एंड देन इट विल राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। S1 इज माई शेड्यूल विच इज अ सीरियल शेड्यूल, उसमें दो ट्रांजैक्शन है T1 T2, T1 में मेरा सीक्वेंस होना चाहिए फर्स्ट इट विल रीड एंड देन इट विल राइट, सिमिलर प्रोसेस होना चाहिए T2 में। T1 में रीड के बाद राइट है, 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 रीड के बाद राइट है। इफ इट इज दिस देन उसके नीचे लिखना देन schedule is not conflict serializable, then schedule S1 is not conflict serializable, बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, दैट्स ऑल। हाँ, अगर आप आपके लोकल बुक या फिर कहीं पे पढ़ते हो किसी नोट से तो वहाँ पे हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, नो नीड टू बी राइट दैट ऑल थिंग्स, यू जस्ट नीड टू राइट दिस 4 लाइन, यू विल गेट 2 मार्क्स। आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं इन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, लेकिन आपको हाईलाइट करना है यहाँ पे नॉट कन्फ्लिक्ट, अगर ये वर्ड आप हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर बाकी कुछ भी देखेगा नहीं, एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन द सीरियलाइजेबल whether it is conflict or not। ये आपका जो कीवर्ड ये ही चेक होगा आपके आंसर शीट के अंदर। समझ गया सबको ये सॉल्व कैसे करना है फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल का? Yes, sir. हर एक एग्जाम्पल को इसी तरीके से, हाँ, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो गए आपके लोकल ऑथर में, हम 4-5 लेंगे लेकिन आपको सब ट्राई करने हैं, और उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया होगा 10-12 लाइन का, नो नीड टू बी राइट ऑल दिस थिंग्स इन द आंसर शीट, योर आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, खत्म हो गया T6 के शेड्यूल 6 के लिए। तो फिर हम जाएंगे अभी यहाँ पे, ये मेरा सीरियल था तो मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया, तो अभी ये शेड्यूल पे जाएंगे। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूंगा S2 इज अ शेड्यूल, इसको मैं S2 बोलूंगा, S2 इज अ शेड्यूल, ये मेरा S1 था, ये मेरा S2, ये मेरा सीरियल नहीं है, मेरा कॉन्करेंट है, इस तरीके से मैं लिखूंगा S2 is a concurrent schedule. Now, if the S2 is a concurrent schedule, then might be a chance it is conflict serializable. चांस हो सकते conflict के, उसके तीनों टाइप से, तो उसका एक्सप्लेनेशन उनके नाम वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, आपको वो पता होने चाहिए खुद को, और वो आपको एग्जाम्पल में देखने हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो ये भी conflict serializable है या नहीं मुझे ढूंढना है। सब लोगों को दिख रहा है? आर यू गेटिंग दिस विजिबल? हाँ Yes, sir. हाँ, तो देखो अभी T1 एंड T2 में आपको कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना है, तो T1 के अंदर क्या है, राइट है, और इमीडिएटली T2 पे क्या है, रीड। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, राइट के बाद रीड, राइट के बाद रीड, ये अलाउ नहीं है ऑन द सेम डेटा आइटम। अगर यहाँ पे बी होता तो अलाउेबल होता, लेकिन सेम डेटा आइटम पे रीड राइट अलाउ नहीं है। ये सबको समझ रहा है, बस इतना कंफर्म करो तो फिर अगले सब एग्जांपल थोड़े इजी हो जाएंगे। एवरीवन इज गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. एक ही लाइन में मैं रिपीट करता हूँ, राइट के बाद रीड अलाउड नहीं होगा अगर सेम डेटा आइटम है तो। यहाँ पे राइट ए पे हो रहा है और रीड ए पे हो रहा है, अगर यहाँ पे रीड बी होता तो अलाउेबल होता, लेकिन यहाँ पे रीड ए सेम आइटम पे ऑपरेशन नहीं होगा, तो ये पहला कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर उसके बाद Dhanush, unmute yourself. फाइन। हाँ, तो यहाँ पे दूसरा कॉन्फ्लिक्ट राइट ए पे हो रहा है, रीड बी पे हो रहा है, सो इट इज अलाउेबल क्योंकि डेटा आइटम्स आर डिफरेंट। राइट के बाद रीड अलाउड नहीं है ऑन द सेम डेटा आइटम, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डेटा आइटम, तो यहाँ पे एक पहला कॉन्फ्लिक्ट मुझे मिल गया है, ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि डेटा आइटम्स आर डिफरेंट। उसके बाद राइट बी रीड बी वही हो रहा है, यहाँ पे भी राइट और रीड का कॉन्फ्लिक्ट है, राइट बी और उसके बाद रीड बी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउेबल। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस,
यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है दो स्टेटमेंट में यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा, और ये जो स्टेटमेंट है ये दो यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, या फिर ये दो यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा फिर से ये ट्रांजेक्शन। अगर आपको समझ रहा होगा, देखो रीड ए राइट ए, रीड ए राइट ए, इसको मैं इस तरीके से कर लूंगा। और फिर इसको रीड बी राइट बी इस यहाँ पे शिफ्ट करूंगा या फिर यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। कंप्लीटली आई पुट ऑल दिस थिंग इन T1 और आई पुट ए इन T1 एंड बी इन T2। तो फिर ये सीक्वेंस होगा रीड, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ, रीड ए जो पहले से ऑलरेडी है, उसके बाद राइट ए, फिर आपको करना है रीड ए राइट ए, रीड ए राइट ए। तो ये हो गया मेरा T1 का ट्रांजैक्शन। और उसके बाद इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, रीड बी ऑल द ऑपरेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू बी, राइट बी, रीड बी, राइट बी। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस हो गए T2 में, ये 4 इंस्ट्रक्शंस हो गए T1 में। हो गया कन्वर्ट इनटू सीरियल, यस और नो? Yes, sir. तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नाउ द शेड्यूल इज नॉट कंप्लीट सीरियलाइज्ड, you will get 3 marks. To write this statement for words only, you will get 3 marks. This is for 2 marks and this is for 3 marks. So if you solve this in proper way, you will get full marks, and there is no any chance to cut a single marks in this particular example. 3 important things that you need to be right in this particular solution: type of schedule, conflict serializable or not, second part, and if it is, we need to convert. That's it. ये 3 चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए प्रिसाइजली। तो इस तरीके से हम शेड्यूल को कन्वर्ट करते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, किसी को डाउट होगा यू कैन आस्क। फिर और एक शेड्यूल है हमारे पास, conflict serializable, T3 and T4 is the another type of transaction, read queue, write queue। तो ये पहले आपको देखना है शेड्यूल है या नहीं, यस इट इज ए शेड्यूल। फिर उसको देखना है ये कॉन्करेंट या सीरियल है। कौन सा शेड्यूल है अभी ये? कॉन्करेंट, बिकॉज साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस आ गए। फिर हमें देखना है यहाँ पे कुछ सीरियल है, कन्फ्लिक्ट है या नहीं। जस्ट so this concurrent schedule is there, and we need to identify whether it is a conflict in the schedule or not. Read and write, we are accessing on the same data item, so we are accessing read, we are accessing write। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल दैट इज नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल लिखा हुआ है, बट इट इज ए कन्फ्लिक्ट। वो किस तरीके से निकालेंगे हम सॉल्व करके देखेंगे। इट्स अ वेरी हैविंग 3 लाइन्स आर देयर, बट दिस एग्जाम्पल इट टू कॉम्प्लेक्स। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको लग रहा होगा सर 3 ही इंस्ट्रक्शन से हम तो इसको इजी से सॉल्व कर देंगे, पिछले एग्जाम्पल में तो 8 इंस्ट्रक्शंस थी, तो यहाँ पे 3 ही तो इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 2 राइट ऑपरेशंस आर देयर फॉलोड बाय 1 रीड। अगर राइट ज्यादा है रीड कम है, या फिर रीड ज्यादा है राइट कम है, सो दैट एग्जाम्पल इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे कंप्लीट सीरियलाइजेबल के कुछ तरीके जिससे हम अप्लाई करके उसको रिजॉल्व करेंगे। सो देयर आर सर्टन सेट ऑफ गाइडलाइंस, 3 या 4 रूल्स है वो हमें सीखने, और फिर उसके बाद ही एग्जाम्पल सॉल्व होंगे इस तरीके के। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप पूछो, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट? नो सर। So fine.
Your attendance, remove 1, 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 7, 8, 9, 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, 14, 15, Sir, 14 present. 16, Present, sir. 17, Present. 18, 19, Present, sir. 20, 1, 2, 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, 30, 1, 2, 3, 34, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. 40, 1, Present, sir. 2, 3, 4, 5, 6, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, 50, Present, sir. 1, Present, sir. 3, Present, sir. 4, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 60, Present, sir. 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, 4, 5,